अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। तो यार आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जो स्टूडेंट्स पाकिस्तान से बाहर पढ़ना चाहते हैं, पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से, जो भी बच्चे बाहर पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं, तो उनका पूरा प्रोसेस कितना टाइम लगता है, क्या प्रोसेस है, किस तरह से आप लोगों ने सर्च वगैरह करनी है, कौन कौन जा सकता है, कितने पैसे लगते हैं, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, पूरी एंड तक देखिएगा, वरना आप लोगों को समझ नहीं आएगी। तो शुरू करते हैं। अच्छा जी, अब अगर आप लोगों ने बाहर जाना है तो सबसे पहले आप लोग गूगल खोलें और सर्च करें। उस पर आपने लिखना है जिस जिस कंट्री में आप लोग जाना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, उसकी सर्च करें। लेट्स से ऑस्ट्रेलिया अगर आप लोग जाना चाहते हैं तो लिखें कि टॉप 10 चीपेस्ट यूनिवर्सिटीज़ इन ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। या टॉप 10 ना भी लिखें, वैसे ही लिख दें तो एक 10 या 5 की लिस्ट आ जाएगी आपके पास गूगल पे। उसको खोलें, एक एक यूनिवर्सिटी की आप लोगों ने वेबसाइट खोलनी है। हवा बहुत चल रही है, शायद शोर आ रहा हो। और उसके बाद आप लोगों ने उसकी यूनिवर्सिटी की उसमें जाएं, फ़ीस वगैरह में जाएं, फ़ीस स्ट्रक्चर में जाएं। इंटरनेशनल स्टूडेंट के उस पर जाएंगे क्योंकि आप लोग इंटरनेशनल होंगे, लोकल नहीं होंगे, ठीक है। उसमें जाकर देखें कि उसकी फ़ीस कितनी आ रही है। अब आपने देखना है, मोस्टली ऐसा होता है कि वहाँ पर ना वो ट्यूशन फ़ीस दे रहे होते हैं, तो आप लोगों ने देखना है वहाँ कोई टेबल आएगा, किसी तरह ऑप्शन खुलेगी और वो आपको पूरी टोटल फ़ीस स्ट्रक्चर बताएंगे। ट्यूशन फ़ीस से ज़्यादा होती है, मतलब अगर ट्यूशन फ़ी लेट से आपकी है 12-13 हज़ार डॉलर आ रही है, तो वो आपकी टोटल तकरीबन बनेगी 18-19 हज़ार डॉलर बन जाएगी। क्योंकि फ़र्स्ट टाइम जो होती है फ़ीस आपकी ज़्यादा जाती है, लाइब्रेरी डिपॉज़िट्स होते हैं और इस तरह आपके एडमिशन डिपॉज़िट्स वगैरह होते हैं, ये चीज़ें कर आके आपके फ़र्स्ट टाइम में ज़्यादा बन जाते हैं। अब बात करते हैं कि अब आप लोगों ने देख लिया, उससे आपको पता चलेगा कि यार मेरी एक साल की फ़ीस कितनी है। अब देखो कि आपका बजट इतना है कि आप लोग को दे सकते हो। अगर नहीं दे सकते तो वो कंट्री छोड़ दो, ठीक है। 4-5 यूनिवर्सिटीज़ देख ली, उसके बाद आप लोग उसको छोड़ दो। अब आ जाओ जी नेक्स्ट स्टेप पे, फिर आप देखो दूसरी कोई और यूनिवर्सिटी कंट्री सर्च करो जो थोड़ी आप लोगों को लगे कि यार ये ज़रा सस्ती है, उस पर सर्च करो, ठीक है। कनाडा आ गया, ऑस्ट्रेलिया आ गया, जर्मनी वगैरह। और एक और बात जो इस तरह की है ना बातें कि जी जर्मनी में जो है या इस तरह कुछ कंट्रीज़ के अंदर उनकी लैंग्वेज वो यूनिवर्सिटी जो है वो आपको फ्री पढ़ाई फ्री है, ऐसा कोई सीन नहीं है। वो फ्री है लेकिन उसके लिए आपको उनकी लैंग्वेज आनी चाहिए, और इतनी लैंग्वेज में आप एफिशिएंसी नहीं ला सकते कि आप पढ़ लो उसके अंदर, ठीक है। मतलब आप बेसिक जर्मन सीख लोगे कि यार हेलो हाय सीख लिया, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं सीख सकोगे कि आप उसके अंदर टेक्निकल टर्म्स जो है वो समझ सको, फिर आपसे पढ़ाई नहीं की जाएगी। वो ये स्पेशली मैं वो बता रहा हूँ, ये अंडर ग्रेड स्टूडेंट जो जाना चाहते हैं या पीएचडी जा रहे हैं, मास्टर्स जो भी जा रहे हैं। हाँ, मास्टर्स के लिए फ्री कहीं पर आपको मिल जाता है, और स्कॉलरशिप वगैरह के भी ज़्यादा चांसेस होते हैं जब आपके अंडर ग्रेजुएशन में आपका स्कोर वगैरह अच्छा हो, तो उनकी बात और है, ठीक है। मैं आपको वो बता रहा हूँ कि 12वीं के बाद जो बच्चे जाना चाहते हैं उनका क्या सीन है। 12th के बाद एफएससी कर ली है, ओए लेवल्स कर लिए, उसके बाद क्या सीन है। अच्छा, इस तरह अब आप लोगों ने सर्च कर ली, स्कॉटलैंड हो गया आपका, इजिप्ट आ गया, कायरो वगैरह वाली साइट पर आप देख लें, बुडापेस्ट आता है, हंगरी आता है, इसके अलावा मलेशिया आ गया, ठीक है। अब मैं बेसिकली मलेशिया में हूँ, ठीक है, कुआलालंपुर में मैं हूँ और मैं पाकिस्तान से आया हूँ, इस्लामाबाद से मैंने किया था, और मैं मलेशिया क्यों आया अभी ये भी बताता हूँ। अच्छा, ये सब करने के बाद आपको उस कंट्री की ये देखना है कि वहाँ पर जॉब अलाउड है कि नहीं है। अच्छा, अब अगर जॉब अलाउड है तो कितने आवर्स अलाउड है, वो 20 घंटे ही ज़्यादातर अलाउड होती है ऑफ कैंपस या ऑन कैंपस कुछ जगहों पे होता है, ठीक है, तो अच्छी बात है। लेकिन इन कंट्रीज़ की एक और चीज़ आप लोग जहन में रखें कि जो मिडिल क्लास स्टूडेंट वहाँ जाना चाह रहे हैं, उनको वहाँ पर एक तो आपको बैंक स्टेटमेंट अच्छी दिखानी पड़ेगी जो कि कम से कम 6 महीने की होगी, ठीक है। बैंक स्टेटमेंट इतनी हो कि आपकी 40-50 लाख रुपए की होनी चाहिए स्टेटमेंट। और इसके अलावा आपको ये फ़र्स्ट टाइम डिपॉज़िट करना है, और इसके एडिशन उनका एक और रूल है कि जब आप उनके मुल्क में जो बच्चा जाना चाहता है, इंडिया पाकिस्तान जहाँ से भी आ रहा है, उसको 10,000 जो है वो उनकी करेंसी का वहाँ पे सबमिट करना है एक बैंक के अंदर। कनाडा में इसको जीआईसी कहते हैं। इसका ये सीन होता है कि ये बेसिकली सिक्योरिटी होती है बच्चे की 1 साल की रहने और खाने पीने का ख़र्चा होता है। ये मंथली आपको वापस मिलते जाते हैं, ठीक है। आप जब डिपॉज़िट कर देंगे उसकी आपको रसीद आएगी, लीगल होता है, ऐसा नहीं होता कि पैसे कहीं जा रहे हैं, ठीक है। आप डिपॉज़िट करोगे, उसकी आपको रसीद वगैरह मिल जाएगी, फिर जब बच्चा ये वीज़े के साथ आप लगाओगे, ठीक है। फिर आप जब वहाँ जाओगे तो आपको फ़र्स्ट जब आप उनको विज़िट करोगे बैंक पे, तो वो आपको 2000 जो है वो उसके उसी टाइम दे देंगे, और फिर मंथली आपको 670 जो है वो पूरे साल के अंदर एक हर महीने आपको 670 जो है वो आपके बैंक में आते जाएंगे, अकाउंट में आते जाएंगे, और वो आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। लेकिन बात आती है कि इनिशियल आपको ये पैसे भी जमा कराने पड़ेंगे। मतलब अब $20,000 आपकी फ़ीस होगी, 10,000 आपने ये भी जमा करा दी है, ठीक है। $30,000 जो हैं वो पाकिस्तानी इस टाइम 60 से ऊपर बनते हैं, तो ये अच्छे खासे पैसे होते हैं। और इसके अलावा आपने बैंक स्टेटमेंट भी शो करनी है, मोटे तौर पे करोड़ रुपया लाना कोई आसान बात नहीं है, ठीक है।
मिडिल क्लास उनके लिए बात कर रहा हूँ, जो ख़ानदानी रईस है उनको कोई टेंशन नहीं है, भाई दो और निकलो, ठीक है। और अब ये सीन आता है कि मैं मलेशिया क्यों आया। मैं मलेशिया इसलिए आया हूँ क्योंकि यहाँ पर आने के लिए एक तो आपको 10,000 वाली वो रिक्वायरमेंट भी नहीं है, दूसरा यहाँ पर आने के लिए मेरी बैंक स्टेटमेंट नहीं लगी, ठीक है। तो मैंने सिर्फ अपनी यूनिवर्सिटी की फ़ीस जमा कराई है, मैंने वीज़ा की फ़ीस दी है, टिकट दिया है, अपने रहने का 2-3 महीने का मैंने खाने का ख़र्चा लिया और मैं आ गया, ठीक है। अब मेरे टोटल पैसे कितने लगे मेरे इस पे सारे प्रोसेस में, जिसमें आइल्स भी शामिल हो जाता है, फ़ीस आ जाती है, वीज़ा फ़ीस आ जाती है, टिकट आ गया, और इधर मतलब आने के 2-3 महीने के रहने खाने पीने का खर्चा, रेंट का डिपॉज़िट, ये वो सारा कुछ कर आकर मेरी टोटल जो मेरी वन टाइम पैसे लगे हैं वो लगे हैं तकरीबन 18-19-20 लाख रुपए लगे, ठीक है। तो ये एक रीज़नेबल अमाउंट आ जाती है, इसलिए मैंने मलेशिया चूज़ किया कि यहाँ से पढ़ लूँ और फिर यहाँ से आगे कहीं निकल जाऊँ, क्योंकि यहाँ से अब आप आगे जा सकते हैं, ठीक है। पढ़ाई मलेशिया की जो है वो आपकी वर्ल्ड वाइड रिकगनाइज़ होती है, यूनिवर्सिटी अगर अच्छी हो। पाकिस्तान से ये इशू आता है कि वहाँ से पढ़ा हुआ आप कहीं और क्रेडिट ट्रांसफ़र करने में इशू आता है। मैं आखिरी सेमेस्टर में क्रेडिट ट्रांसफ़र करके निकल सकता हूँ। अच्छा, ये सारी बात होगी। अब बात करते हैं कि ये प्रोसेस के बाद भी अगर बिलफर्ज आपका अल्लाह ना करे वीज़ा रिजेक्ट होता है तो क्या प्रोसेस होता है। जो आपने यूनिवर्सिटी की फ़ीस जमा कराई है वो आप वीज़ा से पहले कराओगे, बाकी कंट्रीज़ में बता रहा हूँ, ठीक है, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और उन सारों के अंदर यूनिवर्सिटी फ़ीस जमा कराएंगे, वो जीएससी भी जमा करा देंगे। अगर आपका वीज़ा रिजेक्ट हो गया तो आपको 5% उसका कटेगा, दोनों चीज़ों का, और फिर आपको वापस मिलेंगे। तो 5% भी एक अच्छी खासी अमाउंट बन जाती है, ठीक है, 60-70 लाख रुपए की अगर आप देखो तो ये भी एक रिस्क वाली बात आ जाती है। तो जिनका पक्का सॉलिड सीन है वो तो करें, जिनका नहीं है वो फिर ऐसी कंट्रीज़ देखें जहाँ पर ये चीज़ें की रिक्वायरमेंट नहीं है, ताकि आप इजीली निकल सको, बाहर निकल सको, ठीक है। अब मलेशिया में ये ऐसा सारा कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर मैं इजीली आ गया। खैर, अब आपने इस तरह से देख ली, जिस यूनिवर्सिटी में आपने पसंद कर लिया, जिस कंट्री का आपका फ़ाइनल हो गया, उसके बाद आपने यूनिवर्सिटी देखी, उसकी फ़ीस देख ली। अब आप देखो उस पर आइल्स का बैंड कितना रिक्वायर्ड है। वैसे मोस्टली जो होता है वो 5.5 से लेकर 6 या 6.5 मैक्सिमम तक रिक्वायर्ड होता है ओवरऑल बैंड, ठीक है। आइल्स उसके बाद आपने आइल्स की तैयारी करनी है, ये पक्का करने के बाद कितना आपका बजट है, हाँ भाई मैं जा सकता हूँ, फिर आप आइल्स की तैयारी करोगे। आइल्स इस तरह से करना है कि ब्रिटिश काउंसिल वगैरह से रजिस्टर कर लो, मैंने उनसे किया था और उनका अच्छा सीन है, प्रोसेस भी अच्छा है और सही है, रिज़ल्ट वगैरह भी टाइम से आ जाता है, कोई इशू होता है तो वो भी वो सेट कर देते हैं, ठीक है। मेरे रिज़ल्ट में उन्होंने डेट ऑफ बर्थ गलत लिख दी थी, तो वो हमने 3-4 दफ़ा उन्हें कहा था तो उन्होंने वो कर दिया था, वो इशू नहीं था। अच्छा, आइल्स की तैयारी करें, आइल्स दें। आइल्स में कोई इतनी फनकारी नहीं है, 5 दिन में हो जाता है। मैंने 2-3 दिन मैंने तैयारी की थी, तैयारी भी क्या की थी, बस वो मैंने ऑनलाइन उसके टेस्ट थे, प्रैक्टिस टेस्ट, वो करो आइल्स का, ताकि आपको पता चले यार इसका प्रोसीजर क्या होता है, पेपर पैटर्न आपको पता चलेगा तो आप दे सकोगे। अगर ऐसे जाकर दोगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। और आइल्स में कोशिश आपने करनी है कि यार आप 6.5 कम से कम लो या उससे ज़्यादा लो, ठीक है। कोई मुश्किल नहीं है, मेरा 7.5 आया था, मैंने 2 दिन तैयारी की थी, 2 या 3 दिन की थी बस, ठीक है। कोई इतना मुश्किल नहीं है, इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा इंग्लिश की वो तैयारी की ज़रूरत नहीं है। आप CSS के पेपर नहीं दे रहे हो, आइल्स दे रहे हो, ठीक है। ज़्यादा कोई घबराने वाली बात नहीं है। 4 इसके मॉड्यूल्स होते हैं, रीडिंग होता है, लिसनिंग होता है, राइटिंग होता है और स्पीकिंग होता है, ठीक है। एक और वीडियो बना दूंगा आइल्स की तैयारी कैसे करनी है, और वो फिर आप लोग चेकआउट कर लेना। अच्छा, आइल्स दे दिया, उसके बाद आपका रिज़ल्ट आ गया, फिर अब आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई करोगे। एप्लीकेशन प्रोसेस के आपके लगते हैं तकरीबन $100 लग जाते हैं, ठीक है। डिफरेंट जगहों पर मुख्तलिफ होता है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ का फ्री होता है कि आप हमारे इधर फ्री में कर दें, या कुछ डिस्काउंट दे रही होती हैं, ये हर यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है, ये ज़रूरी नहीं है कि फ़िक्स्ड अमाउंट नहीं होती, ठीक है। अब आप अप्लाई करोगे, साथ अपनी सारी ट्रांसक्रिप्ट्स लगाओगे, आइल्स का रिज़ल्ट लगाओगे, अपना FSC वगैरह का ओ लेवल्स का रिज़ल्ट लगाओगे, ठीक है। आपको यूनिवर्सिटी का लेटर आ जाएगा। यूनिवर्सिटी के लेटर आने के बाद आप वीज़ा अप्लाई करोगे, ठीक है, या फ़ीस जमा कराओगे, जिस तरह से भी वो आपको प्रोसेस बताएंगे वो आपको उस तरह से फिर चलना पड़ेगा। इस सारे प्रोसेस के अंदर आपके 3 से 4 महीने लग जाते हैं कम से कम, ठीक है। और अगर आराम से सर्च कर रहे हो तो आपको 4 से 5 महीने लगेंगे। मुझे तकरीबन लगे थे 4 मंथ्स लगे थे मेरा ख्याल है। वीज़ा प्रोसेस में मेरा 3 हफ्ते लगे थे, वो कोई मुश्किल नहीं है। स्टूडेंट वीज़ा की एक सबसे अच्छी बात है कि इसके प्रोसेस में आपको टाइम नहीं लगता, ठीक है। बाकी जो लोग इमिग्रेशन अप्लाई करते हैं वो बेचारे बैठे रहते हैं कई साल, यार हमारे नंबर नहीं आया, इंटरव्यू नहीं आया, ये ड्रामे इसमें नहीं होते। स्टूडेंट वीज़ा ज़रा पक्का सीन होता है, बाहर निकलने का अच्छा सीन होता है, ठीक है। आराम से आपका हो जाता है और कोई इसमें टेंशन इतनी ज़्यादा नहीं होती। अच्छा, ये सब करने के बाद अब आपने वीज़ा अप्लाई कर दिया, वो आपका लग कर आ गया, फिर बस आपने जो है वो तैयारी करनी है और निकल जाना है, टिकट वगैरह कराओ और निकल जाओ। ये सारा बेसिकली प्रोसेस है।
मलेशिया वगैरह में आने का फ़ायदा ये है कि ये बाकी मुल्कों से बहुत सस्ते हैं, ठीक है। यहाँ पर साल की फ़ीस यूनिवर्सिटीज़ की बहुत सस्ती है बनिस्बत बाकी यूनिवर्सिटीज़ की। अब मैंने वहाँ पर $20,000, मुझे कनाडा में जाने का मेरा मूड था पहले, वहाँ $20,000 की आ रही थी। यहाँ पर मेरे 20 लाख रुपए के अंदर मेरी एक सेमेस्टर की फ़ीस भी गई है, मेरे वीज़े की भी चले गए हैं, मेरा सिक्योर रेंटल डिपॉज़िट जो जाता है 2-1 महीने का यहाँ पर रहने का जहाँ पे आप आते हैं, वो भी चला गया, मेरे 3 महीने का खाने पीने का ख़र्चा भी आ गया, ठीक है। तो ये देखो कि आपका बजट कितना है, उस हिसाब से ही आप आगे डिसाइड करो। टाइम लो, आराम से सर्च करो हर जगह पर, ठीक है, लेकिन प्रॉपर देख कर। इस तरह से नहीं है कि आप कहीं पर भी यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशन डाल दो, वो आ गई, वो तो आ जाएगी। यूनिवर्सिटी रिजेक्शन बहुत कम आती है, ठीक है। इंटरनेशनल स्टूडेंट आ रहा होता है, पैसा उनके मुल्क में आ रहा है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। बच्चे का पीछे से कितनी पड़ी हुई है, कितनी परसेंटेज है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 50 वाला भी है, वो भी हो जाता है, ठीक है। 100 वाला है, वो 100 तो नहीं होता, खैर 90s वाला है या 50s वाला है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपकी वो एडमिशन हो जाता है। असल चीज़ आती है आपका वीज़ा प्रोसेस और आपके पैसे लग कितने रहे, ठीक है। तो ये सारा सीन है। हाँ, एक आखिरी बात, आप लोगों को किसी एजेंट वगैरह की ज़रूरत नहीं है, और अगर एजेंट करना भी है तो उनसे ही करना जो होने के बाद फ़ीस लेते हैं। ऐसा कोई सीन नहीं होता भाई कि मुझे इतने पैसे दे दो मैं तुम्हारा लगवा दूंगा वीज़ा, ये स्टूडेंट वीज़ा है, ये दूसरा वाला नहीं है, ठीक है। आप लोगों ने ख़ुद से ये जितना मैंने प्रोसेस बताया ये आप लोग खुद कर सकते हो। इसके लिए आप लोगों को लैपटॉप की भी ज़रूरत नहीं है, फ़ोन पर आराम से गूगल खोलो, सर्च करो और सारे प्रोसेस, सारी चीज़ें आपको गूगल पर मिल जाएंगी, ठीक है। ख़ुद से सारा कुछ करो, वो बेहतर होता है। अगर एजेंट देखना भी है तो फिर एप्लीकेशन वगैरह के अंदर देख लेना कि यूनिवर्सिटी में अप्लाई किस तरह करना है, यार मेरा लगवा, ताकि लगने के चांसेस ज़्यादा आ जाएंगे, एप्लीकेशन अच्छी सी बन जाए, तब आपको बात समझ आती है। लेकिन ऐसा कोई सीन नहीं होता कि इतने पैसे दे दो तो ये हो जाएगा, ऐसा कोई सीन नहीं है। इसी तरह आइल्स की बात है, आइल्स की तैयारी ऑनलाइन ख़ुद से करो, मैं वीडियो बना दूंगा, उस पर लिंक वगैरह भी डाल दूंगा कि किस तरह से तैयारी करनी है, मैंने किस तरह से की थी, ठीक है। ख़ुद से तैयारी करो, कोई एकेडमी वगैरह जाने की ज़रूरत नहीं है, वो अच्छे खासे पैसे ले लेंगे, उसकी कोई तुक नहीं बनती, ठीक है। 40-50 हज़ार रुपये फ़ीस लेते हैं नाइकॉन वाले, और इस तरह से बहुत सारी हैं, उनकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये इतना मुश्किल नहीं होता। सब 12th तक आए हो ना, यहाँ तक पढ़ी ही है आप लोगों ने, इसके अलावा O लेवल्स वगैरह भी किया है, इंग्लिश आप लोगों को आती है, ठीक है। बस थोड़ा सा पॉलिश करना होता है और आपका टेस्ट हो जाता है, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। दुआ में याद रखना, और वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। इसके अलावा मज़ीद इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की लाइफस्टाइल और रहने का सिस्टम क्या होता है, किस तरह से रहा जाता है भाई, क्या क्या स्ट्रगल्स होती हैं, ठीक है। और मलेशिया में अगर आना है तो यहाँ पर मैं किस तरह आया हूँ, और मेरा रूम वगैरह वीडियो वगैरह मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। मैंने अपना रूम टूर कराया है, अभी मैं जहाँ बैठा हूँ मेरी बिल्डिंग का 7th फ्लोर है, यहाँ पे एक्टिविटीज़ फ्लोर है बेसिकली, यहाँ पे पूल है और जिम वगैरह ये सारी चीज़ें। तो मैं बारबेक्यू रेंज में इस टाइम बैठा हूँ, यहाँ पे कोई होता नहीं है, और ये है कि ज़रा आराम से बंदा वीडियो बना लेता है बैठ के, तो मैं इस टाइम यहाँ पे बैठा हूँ। और इसके अलावा यहाँ मलेशिया में वो ग्रॉसरीज़ वगैरह की क्या प्राइसेस हैं, घूमने फिरने की क्या जगहें हैं, ये सारी चीज़ों की वीडियोस मैंने कुछ बनाई भी हैं, डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, कुछ और भी बनाऊँगा, तो चैनल को ज़रूर देखते रहना। और कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो कमेंट करो, मैं रिप्लाई कर दूँगा। ओके गाइस, अल्लाह हाफ़िज़।